चलो कुछ प्रैक्टिस और करते हैं हम लोग। देखो, तो थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं लास्ट क्लास में जो किए थे, और थोड़ा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। आ जाओ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट from a reference point is given by under root of x is equal to t, ऐसा कर लो, 2t-3, ऐसा दिया हुआ है। अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2t-3, where x is in meter where x is in meter, then choose the correct statements। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। ए में बॉडी इज एट रेस्ट at t is equal to 3/2 second. Body is speeding up for t greater than 3/2। C में body is retarded for t less than 3/2। और D में body is in uniform motion। चेक करो। बताइए। अंडर रूट ऑफ एक्स इतना दे रखा है, तो कह रहा है बताओ कि बॉडी रेस्ट पे कब होगा, स्पीड अप कब होगा, रिटार्ड कब होगा, सब पूछा है। ट्राई करो।
हाँ, मल्टीपल कनेक्ट हो सकता है। चलो और चेक करते हैं। देखो, इधर चेक करते हैं। तो रूट एक्स अपने को दिया हुआ है 2t-3। तो एक्स की वैल्यू को लिख लेते हैं ऐसा, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी अपना आ जाने वाला है ट्वाइस ऑफ इतना इंटू टू, यानी वेलोसिटी आ गया इतना इंटू 2t-3। और एक्सलरेशन भी निकाल लो, ये तो अपना आ जाएगा 8, है ना। तो ध्यान से देखो क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि बॉडी रेस्ट पे आएगा तो वेलोसिटी को जीरो कर दो। तो जीरो कर देने से टी की वैल्यू 3/2 सेकेंड आ गई। यानी पहला ऑप्शन तो अपना सही हो गया। अब कह रहा है कि टी ग्रेटर देन 3/2 पे बॉडी जो है स्पीड अप हो रहा होगा। देखो साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक्सलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, यानी बॉडी का एक्सलरेशन है इधर। और उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी अगर देखोगे तो टी ग्रेटर देन 3/2 पे वेलोसिटी भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी वेलोसिटी भी इधर और एक्सलरेशन भी इधर। का मतलब पार्टिकल जो है इस टाइम पे पक्का एक्सलरेट हो रहा होगा। टी लेस देन 3/2 पे क्या होगा? टी लेस देन 3/2 पे ध्यान से देखो वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी बॉडी की वेलोसिटी है इधर और बॉडी का एक्सलरेशन है इधर। यानी बॉडी एक्सलरेट हो रहा है या डी एक्सलरेट हो रहा है? याद करो मैंने आपको एक ही बात बताया है कि एक्सलरेट होने का एक ही मतलब है, वेलोसिटी और एक्सलरेशन का सेम डायरेक्शन में होना। और डीएक्सलरेट होने का एक ही मतलब है कि वेलोसिटी और एक्सलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन में होना। ये भी अपना आ गया। तो आंसर हो गया कौन सा? तो आंसर हो गया ए, बी और सी। अरे बोलो, क्लियर है क्या सबको? हाँ जी, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, हम इसको लिख रहे हैं बोर्ड पे। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल average speed of a particle in a given time interval
average speed of a particle in a given time interval is never less than magnitude of average velocity during the same time interval. Statement number B, it is possible to have a situation, it is possible to have a situation in which dv by dt का mod is equal to 0, but derivative of v का mod with respect to time is non-zero. नहीं सॉरी, उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा हो गया, एक मिनट रुक जाओ। ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, बट ये जीरो। स्टेटमेंट सी में आ जाओ। Is it possible to have situation in which dv by dt is 0, but dv by dt का mod is non-zero? एक और थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है। एक काम करो, हम बोल रहे हैं, आप लिख लो, ये बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, लिखो जरा। दो और स्टेटमेंट लिख लो। The average velocity of a particle is 0. The average velocity of particle is 0 in a time interval the average velocity of a particle is 0 in a time interval. It is possible that it is possible that the instantaneous velocity is never 0 in the interval. It is possible that instantaneous velocity is never 0 in the interval. एक लास्ट स्टेटमेंट और लिख लो। The average velocity of a particle the average velocity of a particle moving on a straight line is 0. The average velocity of a particle moving on a straight line is 0 in a time interval
it is possible that it is possible that the instantaneous velocity is never zero. The instantaneous velocity is never zero in the interval it is possible that the instantaneous velocity is never zero in the interval. ये 5 स्टेटमेंट है, मुझे ट्रू फॉल्स बताओ पांचों के लिए। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? एकदम सोच के रिस्पॉन्ड करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सारे स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, है ना? डिफरेंस है नहीं है क्या? ओहो, मैंने वही लिख दिया क्या दोबारा? हाँ हाँ, वही लिख दिया। तो रुक जा, इसको बदल देते हैं, रुको। इसको उल्टा कर देते हैं, आ जाओ। अरे, ऐसा कर लो, थर्ड वाले स्टेटमेंट को जरा चेंज कर लो। आप बताओ जरा। ए एंड सी आर ट्रू। देखते हैं, चलो बाकी सब भी ट्राई करो। ए सी एंड डी।
ई क्यों नहीं हो रहा है? ई भी तो हो सकता है। जब डी हो रहा है तो ई क्यों नहीं हो रहा है? शुभम बताओ। जब डी हो सकता है तो ई क्यों नहीं हो सकता है? ठीक कह रहा है। तो आप कह रहे हो कि ए सही होगा और सी सही होगा। ये आप लोग सही कह रहे हो। हाँ, सी सही कह रहे हो आप। चलो आओ चेक करते हैं। पहला तो समझ में आ रहा है कि ठीक कह रहा है कि आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होना है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब एवरेज स्पीड हमेशा बराबर या फिर ज्यादा ही रहने वाला है कि एवरेज वेलोसिटी से। पहला तो वही लिखा हुआ है तो वो सही हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में आ जाओ। देखो बड़ा अच्छा है, सेकंड और थर्ड ना बड़ा अच्छा है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना जरा। डीवी बाई डी टी का मॉड इज नॉन जीरो, मतलब, और ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज जीरो। मतलब क्या ऐसा केस पॉसिबल है जिसमें स्पीड कांस्टेंट है बट स्टिल बॉडी इज एक्सलरेटिंग? बड़ा अच्छा केस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता है बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है, और बॉडी की स्पीड अगर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन मतलब डीवी बाई डी टी का मॉड हो जाएगा जीरो। बट स्टिल बॉडी हैज ए सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन वी स्क्वायर बाई आर। मतलब वी का मॉड कांस्टेंट है लेकिन वी वेरिएबल है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज जीरो बट स्टिल बॉडी इज एक्सलरेटिंग। मतलब डीवी बाई डी टी का मॉड नॉन जीरो। तो ये भी हमारा सही हो गया। अब आ जाओ सी में। सी में कह रहा है कि बॉडी का एक्सलरेशन है जीरो लेकिन बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। बोलो पॉसिबल है क्या? बॉडी का एक्सलरेशन है जीरो और बॉडी के स्पीड चेंज हो रही है, पॉसिबल है क्या ये? तो ये हमारा नहीं होगा। और डी आप कह रहे हो ठीक है, तो आंसर आ गया। तो आंसर आना चाहिए था ए बी और डी। आपका तो कुछ और आया शुभम जी। अब मुझे मुझे बताओ, अब ये वाली बात समझ गए क्या? अरे ऑप्शन में कुछ छेड़छाड़ नहीं की। अरे हम जो बोले ये बात समझ में आया जब हम लिखते हैं डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी का मतलब होता है एक्सलरेशन, और जब हम लिखते हैं ऐसा का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो कि होता है टेंजेंशियल एक्सेशन। अरे बताओ मुझे, क्या बात क्लियर हो गया आगे के लिए? कि डीवी बाई डी टी का मॉड क्या रिप्रेजेंट करेगा? डी वी का मॉड बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा? देखो हम क्या कह रहे हैं।
जब हम लिखते हैं dv बाई dt तो इसका मतलब होता है एक्सलरेशन। जब आप कहते हो dv बाई dt का मॉड, इसका मतलब एक्सलरेशन का मॉड। जब आप कहते हो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है टेंजेंशियल एक्सलरेशन, जो हमेशा वेलोसिटी के अलोंग या उसके अपोजिट होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि dv बाई dt का मॉड है नॉन जीरो, मतलब एक्सलरेशन है नॉन जीरो, लेकिन dv का मॉड बाई dt इज जीरो, यानी स्पीड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है लेकिन स्टिल बॉडी इज एक्सलरेटिंग। तो बड़ा अच्छा एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम देखते हैं कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का जो मॉड है वो जीरो आ गया डेरिवेटिव, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन बॉडी तब भी एक्सलरेट हो रही है v स्क्वायर बाई आर से टुवर्ड द सेंटर, मतलब dv बाई dt का मॉड है नॉन जीरो, लेकिन d मॉड ऑफ v बाई dt इज जीरो। अगले में कह रहा है कि dv बाई dt का मॉड है जीरो, मतलब एक्सलरेशन है जीरो। और एक्सलरेशन जीरो तब होगा जब ना तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव आए, ना डायरेक्शन में कोई बदलाव आए। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन था वो क्लियर हो गया ना, देख लो। dv बाई dt इज नॉन जीरो, और ये कह रहा है जीरो। बोलो क्लियर हो गया क्या? देखो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये आपको कई बार फंसाता है। जैसे याद करो, मैंने एक बार और बताया था आपको। आओ एक बार हम पुराना क्वेश्चन दोबारा करवा रहे हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, बस याद दिलाने के लिए करवा रहे हैं, अभी प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा रहे हम। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड with velocity v naught at an angle theta with the horizontal. A projectile is projected with velocity v naught at an angle theta with the horizontal. क्वेश्चन का पार्ट ए में या एक काम करता हूँ, रुको की फॉर्म में लिख देता एंड एंड an at the instant of projection और दूसरा इसको वैसे अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको अगर बोलेंगे तो बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एन का मतलब नॉर्मल एक्सलरेशन है एट द हाईएस्ट पॉइंट। बताओ जरा,
कि पहले भी मैंने एक बार आपको समझाया हुआ है ये। कह रहा है एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन मॉड ऑफ डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मॉड ऑफ वी एंड एन। और वही सब चीजें दोबारा आपको रिपीट करना है जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे होगे। देख शुभम, पहले ना इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का बैकग्राउंड समझाता हूँ, ठीक है? सर्कुलर मोशन का कहानी समझ में आएगा तब ये सब होगा, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि जब कोई बॉडी किसी सर्कल में घूमती है विद वेरिएबल स्पीड, के पास एक नहीं दो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक होता है अलोंग द टेंजेंट, उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और दोनों का नेट जो है वो कहलाता है टोटल एक्सेलरेशन। एन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होगा या फिर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना नहीं है, उसका काम सिर्फ उसकी वेलोसिटी को, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने का है। एटी जो है वो कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह लो। यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने की। अगर वेलोसिटी और एटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टाइम के साथ पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। अगर वी और एटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो टाइम के साथ पार्टिकल की स्पीड घटेगी। वी है और एटी है ही नहीं, इसका मतलब पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट होगा, और उसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इस बात को जरा लगाते हैं यहाँ पे, और इन दोनों का जो नेट आएगा वो होगा ए एन का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर।
और यही है हमारा बेसिकली ये। अब ध्यान से सुनो, अब दोबारा क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। तो जैसे ही आप प्रोजेक्टाइल को फेंके, आपको समझ में आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल के पास एक ही तो एक्सलरेशन होता है, जी। और याद करो, मैंने बताया था कि अगर हम ये मान लें जहां पे हमने बॉडी को फेंका है उसको टेंजेंट मानते हुए अगर हम एक सर्किल ड्रॉ कर लें, तो ध्यान से देखो, जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा जी का, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो समझ में आ रहा है कि ये आएगा जी कॉस थीटा, और ये वाला आएगा जी साइन थीटा। साफ दिखाई पड़ रहा है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सलरेशन का कंपोनेंट है वो है जी कॉस थीटा। यानी यहाँ पे फर्स्ट केस में जो हमारा एन है, एन इज इक्वल टू जी कॉस थीटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो कि टेंजेंशियल एक्सलरेशन है वो इतना है, लेकिन वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस जी साइन थीटा, कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट है। अब कह रहा है कि डीवी बाई डी टी का मॉड, तो आपको मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो बॉडी का नेट एक्सलेशन होता है वो तो होता है जी इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे कैप। उसका मॉड लेने को कह रहा है, तो आंसर हो जाएगा मेरे नन्हे मुन्नो जी। अरे बोलो, समझ में आया क्या ये बात? अगर समझ में आ गया तो दूसरा पार्ट जरा फटाफट बताइए। अरे वही तो होता है ना, हम तो बार बार बोल रहे हैं एन इज नॉर्मल एक्सेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेशन, कई बार बोले हैं। चलो हाईएस्ट पॉइंट पे इन तीनों की वैल्यू बताओ जरा। देखो कंफ्यूज नहीं हो, एन को नॉर्मल एक्सेशन भी बोला जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेशन भी बोला जाता है, रेडियल एक्सेशन भी बोला जाता है। ये तीन तीन नाम है, तो क्या दिक्कत है अपने को? आगे के लिए ध्यान रख लो। जरा फटाफट मुझे सेकंड पार्ट करके दिखाइए। हाँ शुभम ठीक है, इस बार तेरा पहले भी वही लिखा था शायद, वही लिखा था। अरे बाकी बता दो फटाफट। हाईएस्ट पॉइंट पे इन सब की वैल्यूज जरा बता दो। हाँ जी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे अपने को समझ में आ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो इसकी वेलोसिटी आपको पता है इधर होती है वी नॉट कॉस थीटा। एक्सेशन जो भी है वो है जी, वो भी है ऐसा, ठीक है।
तो आओ लिख लेते हैं। इस बार जो ए एन आएगा वो देखने से लग रहा है कि जी के इक्वल आएगा, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेशन कंपोनेंट वही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब जी का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग अगर देखेंगे तो आ जाएगा 0। और डीवी बाई डी टी का मॉड वो तो हमेशा ही होगा जी। अरे बोलो, क्लियर हो गया क्या? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। खैर चलो दोबारा काइनेमेटिक्स पे आते हैं। एक बॉडी की वेलोसिटी इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है। क्या एक काम करते रहो, ए बॉडी या पार्टिकल कर लेते, ए पार्टिकल starts moving with velocity 10 I cap meter per second and having acceleration 2 minus I मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट ए में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट traveled in first 8 second time after which the body will return back to its starting point। ठीक है ना? कह रहे हैं हाँ, प्लॉट वेलोसिटी टाइम एंड स्पीड टाइम ग्राफ। और डी में प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलो करके दिखाओ ये काम।
एक पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, हम चाहते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मिले हमको, कितने टाइम के बाद पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस चला जाएगा, का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। मुस्कान जी का कहना है कि डिस्टेंस इतना, डिस्प्लेसमेंट इतना, और 10 सेकंड में वापस चला जाएगा। और भी दो पार्ट है मुस्कान जी। हाँ शुभम, ये तो ठीक है। और वो बना ले, हम उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला बना ले। शुभम जी, ये जो ग्राफ बनाए हो थर्ड वाला और सेकंड वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वहां कोई ब्रेक है या एकदम स्मूथ है वो। मैं बताता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। देख, तो जहाँ मैंने मार्क किया है वहां पे ब्रेक है या एकदम स्मूथ टर्निंग है। बताओ। नहीं शुभम, ब्रेक नहीं होगा ना। जब डीएक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है तो ब्रेक क्यों होगा।
एकदम स्मूथ कर्व बनेगा। हाँ ठीक है। देखो और समझाते हैं। कह रहा है कि अगर ध्यान से देखो तो अलग पेज पे ले लेते हैं। अगर ध्यान से देखो तो आपका u दे दिया है 10 i कैप और a दे दिया है -2 i कैप। तो हम पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो u मेरा 10, ये 2 × t। तो साफ समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन जाने वाला है। आप देख सकते हो ग्राफ इधर से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। ये वाला अपना 10 है, ये वाला अपना 5 है और हमारा इंटरेस्ट 8 सेकंड तक है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला एरिया जो आने वाला है, ये वाला एरिया आ गया 25 मीटर, यानी फॉरवर्ड गया है 25 मीटर। और ये वाला निकालना पड़ेगा अपने को कि ये वाला अगर 5 है तो ये वाला 10 है। तो ये वाला अगर 3 है तो ये कितना होगा, तो x नाम दे दो। तो लिख पाएंगे कि x/3 मस्ट बी इक्वल टू 10/5, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। तो ये वाला एरिया भी आ जाएगा 1/2 × 6 × 3, यानी कि 9 मीटर हो गया। यानी 25 तो गया है आगे और पीछे मुड़ के आया है 9। समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस तो हो गया अपना 34। और जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आ जाएगा अपना 6। दो काम हो गए। तीसरे पार्ट में अपने से पूछ रहा है कि बताओ कितने टाइम, सेकंड पार्ट में सॉरी, कितने टाइम में वो अपने पार्टिकल अपना रिटर्न बैक हो जाएगा। भाई रिटर्न बैक तब होगा जब उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होगा जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जीरो होगा। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि और इसको 5 सेकंड चाहिए होगा, तो 5 और 5 10 हो गया। यानी स्टार्टिंग से 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाएगा। या ऐसे भी देख सकते हो, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें S अपना डिस्प्लेसमेंट है और आप कह रहे हो कितने टाइम के पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आया मतलब डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। u10, टाइम हमको पता नहीं t चाहिए, a-2 × t²। तो आप देखोगे s को जीरो होने के लिए दो टाइम होगा, एक t इज इक्वल टू 0 और एक t इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो साफ समझ में आ रहा है कि एक्सेप्टेबल तो यही वाला होगा। ग्राफ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। थर्ड पार्ट कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ऑलरेडी बना हुआ है, अब रहता है कि स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो आपको पता है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अपने को नेगेटिव साइड वाला ग्राफ को उठा के ऊपर साइड भेज देना है। 8 सेकंड तक ही बोला है तो हम 8 सेकंड तक ही बना रहे हैं। जहां पे 8 सेकंड के एंड पे वेलोसिटी 6 आया था, -6 आया था, तो स्पीड तो +6 से दिखाएंगे। ये वाला 10 हो गया। आप देख सकते हो ये स्पीड टाइम ग्राफ है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करना होगा। u इज 10, t इज t, यानी आ गया 10t - t²। एस को जीरो पुट करोगे तो टाइम की एक वैल्यू तो आएगी जीरो, दूसरी वैल्यू आएगी 10 सेकंड। अगर दो रूट्स मिल रहे हैं, एक 0 और एक 10, यहां से देखो तो साफ दिख रहा है कि t² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। इसका मतलब माउथ ऑफ द पैराबोला डाउनवर्ड आएगा ऐसा।
अब आता है कि स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो आपको पता है कि यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ये मैंने बनाया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम अगर बनाना है तो कुछ नहीं, यहीं से इस ग्राफ को पकड़ के मोड़ दो, ग्राफ जो है ऐसा बन जाएगा, देख लो। पहले ऐसे, ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे, फिर ऐसे। ये अपना 5 सेकंड तक तो कोई दिक्कत था नहीं, 5 सेकंड तक तो वही रहा है, और उसके बाद ये नीचे आ गया तो डिस्टेंस में वो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई आप कोशिश कीजिए कि जैसे भी हो आपका स्पीड टाइम ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाए। एक बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया फिर आपको जो चाहिए होगा सब निकल के आ जाएगा। एक काम और करते हैं, आ जाओ, एक क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल फर्स्ट एक्सलरेट्स, a particle first accelerates at a constant rate alpha a particle first accelerates at a constant rate alpha for some time, then moves with constant velocity for some time, then moves with constant velocity with some time, and then finally starts deaccelerating. या एक काम करो, सुनो, ऐसे लिखो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। ऐसे करो, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, ऐसे लिखो, ए पार्टिकल फर्स्ट एक्सलरेट्स एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। उसके आगे काट दो, यूनिफॉर्म वाला सेक्शन काट दो, उसको बाद में कराएंगे। ए पार्टिकल स्टार्ट्स विथ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम एंड देन स्टार्ट्स डीएक्सलरेटिंग, and then starts deaccelerating at a constant rate beta until its velocity becomes equal to zero, until its velocity becomes equal to zero, if total time of motion is capital T, if total time of motion is capital T, and take initial velocity as zero, then find क्वेश्चन का पार्ट ए में maximum velocity attained by the particle maximum velocity attained by the particle during its motion, बी पार्ट में distance and
डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, चलो यही तो काम कर लो। एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया, पहले एक्सलरेट किया कांस्टेंट रेट अल्फा से, कुछ दूर तक चला, फिर डीएक्सलरेट हुआ और अनटिल उसकी वेलोसिटी हो गई 0। कह रहा है बताओ मोशन के दौरान उसका भी मैक्स कितना रहा होगा। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया होगा। जल्दी जल्दी तनिष जी। शुभम ठीक है। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर कह रहे हैं कि फिर वही है हमारा टारगेट, एक बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाए तो सब बचेगा हमारा काम। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। जीरो से स्टार्ट किया है, पहले एक्सलरेट होता है, यानी वेलोसिटी पहले बढ़ी होगी और फिर डीएक्सलरेट हो जाता है, मान लो ऐसा कुछ रहा होगा। एक्सलरेट होने का टाइम अगर हम एज्यूम कर लें कि t1 है और डीएक्सलरेट होने का टाइम अगर हम एज्यूम कर लें t2 है, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन t1 प्लस t2 इज कैपिटल टी। और यह एंगल अगर थीटा 1 है और यह एंगल अगर थीटा 2 है, तो आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी tan θ1 इज अल्फा एंड tan θ2 इज बीटा। जरा ध्यान से देखो तो tan θ1 कैन बी रिटन एज Vmax बाई t1, यानी t1 कैन बी रिटन एज Vmax बाई tan θ1, और tan θ1 अपने को अल्फा दिया हुआ है, t1 हमारा आ गया। वैसे ही tan θ2 जब निकालोगे तो आएगा Vmax बाई t2, यहाँ से t2 निकल के आ जाएगा एज Vmax बाई tan θ2 जो कि है बीटा। और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन दोनों का टाइम का सम हमको कैपिटल टी दे रखा है, तो आप देख सकते हो कि t1 प्लस t2 इज कैपिटल टी,
तो यहाँ से भी मैक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, देखो, अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा। और ग्राफ साफ साफ बता रहा है कि ग्राफ नेगेटिव साइड में नहीं गया है, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होना, और ये वाला एरिया निकाल ले तो अपना काम बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया आएगा, ये हो गया हाफ इंटू भी मैक्स टी। और भी मैक्स अभी हम निकाले थे, लाके पुट कर दो, ये आ गया अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मतलब ये है कि भाई, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सके, मुस्कान जी गड़बड़ कर दिया ना, स्लोप में बेटा ये वाला एंगल लेते हैं हम लोग। तो अगर मैंने ये वाला लिया है तो tan थीटा 2 प्लस में हो जाएगा। क्लियर हो गया बोल? हाँ ठीक है। मतलब जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना पाएंगे ना, तब तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग करके कराता हूँ। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a particle starts from rest and starts accelerating at a constant rate of 10 meter per second square for some time, then starts moving with constant velocity for next 4 seconds, and finally starts deaccelerating, at a constant rate of 5 meter per second square if the total time of motion is 40 seconds. Calculate Vmax, distance, displacement। शुरू हो जाओ।
सर ये लास्ट में, हाँ उसमें बोला है वो कि बॉडी रिटार्ड हुआ है और तब तक रिटार्ड हुआ है तब तक वो रेस्ट पे ना आ जाए। समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग फिर से एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें बनाएंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कि वेलोसिटी, ये टाइम कितने टाइम तक एक्सलरेट हुआ नहीं पता, कितने टाइम तक डी एक्सलरेट हुआ नहीं पता, लेकिन हाँ ये वाला अपने को 4 सेकंड दे रखा है। और ये एंगल अगर थीटा 1 है और ये एंगल अगर थीटा 2 है तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन tan θ1 इज 10 एंड tan θ2 इज 5। अब एक बात ना, जैसे ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद करो पिछले क्वेश्चन में हमने भी मैक्स का फॉर्मूला बनाया था अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा। तो आप देखो अल्फा का काम कर रहा है 10, बीटा का काम कर रहा है 5। बस ध्यान रखना कि टी का काम 40 नहीं। याद करो पिछले प्रॉब्लम में एक्सलरेट और डी एक्सलरेट होने का टाइम था टी, तो एक्सलरेट और डी एक्सलरेट होने का टाइम अगर निकाल के देखोगे तो वो 36 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 15। तो आप देख सकते हो कि आंसर हमारा एक लाइन में आ जाएगा। तुम कह सकते हो सर बाई चांस हमको याद नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, तो उसका भी उपाय है। हम ये मान लेंगे कि ये वाला टाइम है T1 और ये वाला टाइम है T2। देखो हम लिख पाएंगे कि tan θ1 जो होगा वो होगा V max बाई T1, यानी T1 आ जाएगा V max बाई 10। सिमिलरली tan θ2 आ जाएगा V max बाई T2, यानी T2 आ जाएगा V max बाई 5। तो T1 प्लस T2 अगर निकाल लें हम लोग तो दिख रहा है क्या आएगा, V max बाई 10 प्लस V max बाई 5, and accordingly question this is 36। यहाँ से सॉल्व करके देखोगे भी वही आ जाएगा, और एक बार भी आ गया तो हम एरिया निकाल लेते हैं। आ जाओ, तो एरिया कैसे आएगा, तो एरिया निकालने के लिए अपने को इसका ये वाला अगर एरिया निकाल ले तो काम बन जाएगा। तो दिखाई पड़ रहा है इसका एरिया आएगा 1/2, ये वाला लेंथ 40 और ये वाला 4, तो 44 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई ये सेपरेशन बिटवीन द लाइंस यानी कि भी मैक्स हो गया, यानी कि 120 हो गया। तो आप देख सकते हो ये हो गया 22 × 120। अब कितना आ जाएगा देख लो अपना, तो डिस्टेंस भी आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। अरे बात समझ गए क्या? तो अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो इसका फायदा भी उठा सकते हो, वरना बेसिक तो जिंदाबाद है ही। अरे क्लियर हो गया क्या, बोलो। चलो थोड़ा और प्रैक्टिस कराते आ जाओ। नीचे लिखो, द वेलोसिटी ऑफ ए कार, द वेलोसिटी ऑफ ए कार moving on a
straight road, the velocity of a car moving along a straight road increases linearly increases linearly according to the equation v is equal to a plus bx. V is equal to a plus bx, where a and b are positive constants, where a and b are positive constants, the acceleration in the course of such motion the acceleration in the course of such motion, ब्रैकेट में लिख लो, x is the displacement, x is the displacement. कह रहा है कि एक्सेलरेशन का क्या होगा, ए में लिख लो इंक्रीजेज, डी में लिखो डिक्रीजेज, सी में लिखो स्टे कांस्टेंट, और डी में बिकम्स जीरो. ट्राई करो इसको. हाँ सही है आंसर अपना. वैसे एक बात बताओ, जैसे शुभम जी कह रहा है कि एक्सलरेशन आ गया है ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स, और एक्स है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, तो आप बढ़ने वाला ही आंसर क्यों कर रहे हो? ऐसा कहाँ बोला है कि एक्स की वैल्यू बढ़ रही है? हाँ ये सही बात है. बोला है ना, द वेलोसिटी ऑफ कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इंक्रीज लिनियरली, यानी v तभी बढ़ेगा जब x की वैल्यू बढ़ेगी. ये वाला पॉइंट मार्क करने वाला है. हाँ तो बेटा ध्यान लगाने का, इसीलिए हम बोलते हैं ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, हर लाइन का मतलब है. बात समझे?
चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आ जाओ नीचे लिखो। ए पॉइंट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन A point moves in a straight line under the retardation a point moves in a straight line under the रिटार्डेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है ए वी स्क्वायर। जो रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है ए वी स्क्वायर। अरे पिछले वाला समझ गए थे ना, जैसे मान लो ए निकालना था तो हम डीवी बाई डी टी कर देते, तो ए का डेरिवेटिव जीरो और बी और एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी मतलब वी, और वी का मतलब दोबारा यही दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एक्सलरेशन भी बढ़ेगा। खैर चलो इसमें आते हैं जरा फटाफट। कह रहा है कि डी एक्सलरेशन का जो मॉड है वो ए वी स्क्वायर के इक्वल है, वेयर ए इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, वेयर ए इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट एंड वी इज स्पीड। If the initial speed is u, if the initial speed is u, the distance covered in t seconds will be, the distance covered in t seconds will be, ऑप्शन दे दिया तो हम भी लिख देते हैं, ए यू टी, टी में 1/a ln ए यू टी में 1/a ln 1 प्लस ए यू टी, और डी में ए ln ए यू टी। बताओ जरा।
बताओ क्या आएगा। शुभम जी कह रहे हैं कि आंसर होगा सी। देखते हैं, रुक जा, बाकी भी ट्राई कर लो। कह रहा है बॉडी का डीएक्सलरेशन ऐसा दिया हुआ है, पूछा है अपने को कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड्स कितना होगा। पहले टी से वी निकाल, फिर वी। हाँ सही कह रहा है, वही करना ही पड़ेगा। आओ मैं समझाता हूँ, देखो। तो डीएक्सलरेशन जो है वो दे रखा है अपने को कि ए वी स्क्वायर है, यानी इसको हम लिख पाएंगे कि ये हमारा माइनस डी वी बाई डी टी है। वेरिएबल को सेपरेट कर लो। डी वी बाई वी स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। और दोनों तरफ इंटीग्रेट करके हम बना लेंगे पहले वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। समय शून्य पे वेलोसिटी है u, और टी टाइम पे वेलोसिटी हो जाएगा v। आपको पता है कि dv बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है v का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, और उधर तो सिंपली 80 हो जाएगा। तो ये -1 और ये माइनस कैंसल आउट हो जाना है। तो ये हो गया 1/v और ये हो गया 1/u। दैट मस्ट बी इक्वल टू 80, यानी 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 80, यानी 1 प्लस यू ए टी बाई यू। अब यहां से हम लोग v निकाल लेते हैं, तो v कितना आ जाएगा। v की वैल्यू हो जाएगी u बाई 1 प्लस यू ए टी। ऐसा आ गया। लेकिन अपने को तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम को रिलेट करने के लिए v कैन बी रिटन एज ds बाई डी टी। और फिर से हम कर देंगे वेरिएबल को सेपरेट, तो आ जाएगा u इंटू डी टी, और ये आ जाएगा ऐसा। फिर से इंटीग्रेट, समय शून्य पे डिस्प्लेसमेंट शून्य, और टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट होगा s।
तो समझ में आ रहा है कि ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, u को बाहर करेंगे और हम जानते हैं कि dx बाई ax प्लस b का इंटीग्रेशन होता है ln ax प्लस b डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा ln 1 + UAT डिवाइडेड बाई a u से डिवाइड, और लिमिट है t और यहाँ है 0, u से u कट गया और ये आ गया 1/a। जब t की जगह t डालोगे तो आएगा ln 1 + UAT, और जब t की जगह 0 डालोगे तो आएगा ln 1। और वैसे भी आपको पता है कि ln 1 की वैल्यू होती है 0। तो आंसर आप देख सकते हो कि आ गया 1/a ln 1 + 80। अब देख सकते हो s की वैल्यू आ गई। हाँ, तो कुछ नहीं करना है, लगे रहना है, जो बोला है करते रहो। अरे क्लियर है क्या, बताओ। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, आ जाओ। चलिए लिखो, एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। चलो ये कराते हैं, आ जाओ। चलिए लिखो, a point moves rectilinearly, a point moves rectilinearly, its position x, its position x at time t is given by, its position x at time t is given by x square is equal to t square plus 1, ऐसा दिया हुआ है। its acceleration its acceleration at time t is given by, its acceleration at time t is given by a में 1/x³, b में 1/x माइनस 1/x², c में -t/x², और d में नन ऑफ दीज। चलो ट्राई करो।
आंसर बी। चलो चेक करते हैं। अभी ट्राई कर ले जल्दी जल्दी। अभी ट्राई करो। गर्वित ध्यान से देख, गड़बड़ किया है। शुभम तेरा ठीक है। ठीक है तेरा। हाँ फिर से ट्राई कर ले। कोई खास बात नहीं है, पेशेंस रख के काम करना है केवल। डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन दिया है और एक्सलरेशन के बारे में पूछा है। हाँ ए आंसर ही आएगा। कैसे आएगा वो चेक करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, और ये आ जाएगा 2t। तो मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी मतलब वेलोसिटी आ जाएगी t बाई एक्स। लेकिन अपने को तो एक्सलरेशन चाहिए, मतलब अपने को dv बाई डी टी चाहिए। लेकिन जो कि वेलोसिटी में t बाई एक्स आ रहा है, मतलब हमको डिवीजन रूल का यूज करना पड़ेगा। नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर आता है, फिर आएगा एक्स इंटू डी टी बाई डी टी, फिर आएगा माइनस टी इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो डी टी बाई डी टी तो हो गया 1, और डी एक्स बाई डी टी हमारा हो गया वेलोसिटी, तो लाके डाल दो। लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो है टी बाई एक्स। ये हो गया इतना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। और ध्यान से देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज 1। तो आप देख सकते हो कि एक्सलरेशन की वैल्यू आ गई 1/x क्यूब। कुछ नहीं था, जो बोला था वो हमने कर दिया। अरे मुस्कान, इतना क्यों भटक रही है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा देख। मुस्कान जी। हाँ ऐसे कर लेंगे ना, जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगा आंसर, कोई झंझट है नहीं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, मैंने पहले ऑप्शन से ट्राई कर लिया था, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वैसे। चलो लिखवाते हैं, नीचे लिखो।
an ant an ant is at corner an ant is at corner of a cubicle room. एक चींटी जो है वो कह रहा है कि क्यूबिकल रूम के कॉर्नर पे है. इज एट कॉर्नर ऑफ ए क्यूबिकल रूम ऑफ साइड ए. An ant is at corner of a cubicle room of side A. The ant can move with constant speed u. The ant can move with constant speed u. An ant can move with constant speed u. The minimum time taken to reach the farthest corner of the cube is. The minimum time taken to reach the farthest corner of the cube is. ऑप्शन भी है, हम आपको दे देते हैं. ए ऑप्शन में है 3a/u. बी ऑप्शन में है √3a/u. सी में √5a/u. और डी में √2+1 × a/u. चलो इसको ट्राई करो पहले. शुभम ये सब छोड़, तू अपना ट्राई कर. चल एक काम कर, हिंट दूं. चल हिंट देता हूं. आ जाओ, थोड़ा हिंट दे देता हूं. देखो पहले तो समझने का है कि चींटी है तो चींटी उड़ नहीं सकती है. तनिष्क जी ने क्या किया है, चींटी को उड़ा दिया है. अरे चींटी है ना, चींटी तो चलती है, उड़ती थोड़ी है चींटी. तनिष्क समझ में आया ना कि पहले तो बी आंसर क्यों नहीं हुआ, तनिष्क समझ में आ गया. अब आते हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान से सुनो. जैसे मान लो ये क्यूबिकल रूम है अपना. देख हम चाहते हैं यहां से चल के, यहां से चल के यहां पहुंचना चाहते हैं हम जान के ये ले रहे, थोड़ा डायग्राम बनाने में मुझे आसानी होगा, ठीक है ना. ध्यान से देख. भाई चींटी है तो चींटी उड़ तो सकता है नहीं, वो स्क्रॉल ही करेगा, चलेगा. तो एक तो उपाय था कि भाई ऐसे जाके ऐसे चला जाए, या फिर हो सकता था कि यहां से यहां जाके यहां से यहां आके फिर ऐसे जाए. लेकिन हमको इन सब में मिनिमम टाइम वाला पकड़ना है. तो मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये ले लिया है कि चींटी पहले यहां से यहां आया होगा, यहां से x दूर, और फिर ये चींटी यहां से यहां गया होगा.
हम ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा अगर चींटी रास्ता फॉलो करे तो उसको टाइम जो लगेगा वो मिनिमम लगेगा, हम ऐसा मान रहे हैं। पहले बताओ, ऐसा हम मान सकते हैं नहीं मान सकते, ये बताओ। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टाइम को मिनिमाइज करना है, तो ध्यान से देखो, ये वाला है ए, और ध्यान से देखना, ये वाला ए और ये वाला एक्स। तो समझ में आ रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, ये वाला डिस्टेंस मेरा आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाई यू। ये टाइम लगा मुझे पहले यहां से यहां आने में। अब हम निकालने वाले हैं कि हमको यहां से यहां कितना टाइम लगेगा। तो बताओ तो जरा मुझे ये वाला टाइम क्या होगा। जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम को फील करके बताओ। तो शुभम जी आप ये कह रहे हो क्या, देखना, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट बाई यू, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। बोलो यही कह रहे हो क्या। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, यहां जो टाइम आ रहा है वो एक्स का फंक्शन है। तो हम लिखेंगे फॉर टी टू बी मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम लगा रहे हैं, डी टी बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जरा इन दोनों को डी टी बाई डी एक्स निकाल के जीरो से इक्वेट करके मुझे बताओ क्या आ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा एक्स बाई, का टू भी हटा ही दो, ये आ जाएगा ऐसा। और जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा टू ए माइनस एक्स इंटू माइनस वन बाई टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यू इज इक्वल टू जीरो। तो साफ दिखाई पड़ रहा है देखो कि x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और साफ समझ में आ रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल तब होंगे व्हेन x इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू आ जाएगी a बाई टू। और एक बार यहाँ पे x की वैल्यू को a बाई टू डाल के टाइम निकाल के देख लो मिनिमम टाइम कितना आ रहा है। इसको कैलकुलेट करने की कोशिश मत करना, साफ दिख रहा है कि ये दोनों बराबर तब होंगे जब x की जगह पे a माइनस एक्स आएगा। तो हमने उसको इक्वेट कर दिया है। सर ये वाला ए स्क्वायर है ना। हाँ, तो आप देख सकते हो डेरिवेटिव लेने से आ रहा है कि भैया यहाँ से a बाई टू पे चीटी को पहले आके लैंड करना चाहिए। इसको लाके पुट कर दो टाइम के इक्वेशन में, देखो तो टाइम कितना आ रहा है। सर ये इक्वल क्यों है। अरे शुभम, हम डी टी बाई डी एक्स निकाल के जीरो से इक्वेट किए, मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो।
तो मैंने क्या किया, 2 से 2 काट के ये वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रख दिए, इस वाले को राइट हैंड साइड में रख दिए। तो ये दोनों आपस में इक्वल तब होंगे जब x की वैल्यू a माइनस एक्स के इक्वल होगी। देखो, नहीं देखना, अगर x की जगह पे a माइनस एक्स आएगा तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। देख, बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पे प्रिज्म का एक क्वेश्चन आएगा, वहां पे भी आंसर ऐसे ही आएगा। अगर आप कैलकुलेशन में उलझ गए ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ऐसे आसानी से आ जाएगा। अब x की वैल्यू को a/2 पुट करके t की मिनिमम वैल्यू निकाल लो, कितना आ रहा है देखो तो। x की वैल्यू को a/2 पुट करके t मिनिमम निकाल लो, कितना आ रहा है बताओ। √5 a/u, देख लो, जो बोल रहे हो हम लिख देंगे। क्या आ रहा है बता दो। अरे क्लियर हो गया क्या ये क्वेश्चन, बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो लॉजिक इतना ही लगाना। वैसे अगर मान लो कि, मान लो ये एंट नहीं हो के मक्खी होता है, तो आंसर क्या होता। हाँ, तब तो उड़ उड़ के झंझट ही खत्म। चलो, क्लास यहीं पे हम ऑफ कर रहे हैं अब, ठीक है ना। ये तो बाकी पिछले वाले का मैं वीडियो में अभी जस्ट अपलोड कर दिए हैं, लिंक अभी ये भेज देंगे, जिसका छूट गया हो देख लेना। बाय बाय बेटा। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ 1 मिनट बेटा, अभी स्कैन कर देते। अरे छोटा नहीं आया, अब क्या करें हम बताओ। बच्चे को हम टाइम निकाल के पढ़ा सकते हैं, बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, हम क्या करें बताओ।